मान्यताएं हैं, इसका अध्ययन विस्तार से अपन इस वीडियो के अंतर्गत करें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें अपने को एक बजट रेखा दिखाई दे रही है और IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 ये क्या है, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र दर्शाए गए हैं। इस डायग्राम को एक बार छोड़ दो, अपन बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें उपभोक्ता के संतुलन हेतु मुख्य मान्यताएं क्या है। जनरली अपने को पता है कि एक उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वह वस्तुओं के ऐसे संयोग को खरीद रहा होता है जिससे उसे अपने क्रय में या उसे खरीदने में कोई परिवर्तन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वह तब तक अपनी कुल मुद्रा व्यय के विभिन्न वस्तुओं में वितरण के विषय में संतुलन की अवस्था में होता है। जो अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ मान्यताओं को लेकर अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी मान्यताएं इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली मान्यता है कि उपभोक्ता का एक दिया हुआ मानचित्र हो। उपभोक्ता का दिया हुआ मानचित्र अनधिमान मानचित्र, ये अनधिमान मानचित्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, दो या दो से अधिक उदासीनता वक्रों के समूह को अपन उदासीनता मानचित्र या अनधिमान मानचित्र कहते हैं। और ये बताया था कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र नीचे वाले उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता का एक दिया हुआ अधिमान मानचित्र हो जो कि उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच अधिमान क्रम को प्रदर्शित करता हो। ठीक है, और ये तो था उदासीनता वक्र, मतलब बहुत सारे उदासीनता वक्र उसके पास हो, साथ ही उसके पास एक बजट रेखा होनी चाहिए। तो बजट रेखा अगर उसके पास होगी तो क्या होगा, बजट रेखा के लिए अपन पढ़ते हैं कि उपभोक्ता की दी हुई निश्चित आय और दोनों वस्तु की कीमतें भी क्या हुई है, दी हुई है। तो उपभोक्ता के पास दोनों वस्तु पर व्यय करने के लिए निश्चित आय होनी चाहिए। क्लियर, दोनों वस्तु की कीमतें दी हुई होनी चाहिए और प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ एक जैसी, अर्थात जो वस्तु हो वो कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए और पूर्णतः विभाज्य वस्तुएं होनी चाहिए। क्योंकि अपन पूर्णतः विभाज्य होगी तभी तो उसकी विभिन्न संयोग हम प्राप्त कर सकते हैं कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और जिसकी तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा हमें घटा सकते हैं, या जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे दूसरी वस्तु की घटती हुई मात्रा का त्याग करेंगे। तो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन कंज्यूमर सरप्लस के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ अपने को डायग्राम में उदासीनता मानचित्र दिया हुआ है, जिसमें उदासीनता मानचित्र में अपन क्या कहेंगे, उदासीनता वक्रों के समूह दिए हुए हैं। पहला उदासीनता वक्र IC1, दूसरा IC2, तीसरा IC3, IC4 और IC5, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। क्लियर है। एक बजट रेखा दी हुई है, बजट रेखा दी हुई है, इसका मतलब उपभोक्ता की आय भी निश्चित है और वस्तुओं की कीमतें भी क्या है, निश्चित है। ठीक है, एक बजट रेखा दी हुई है, ये मान लो ये बजट रेखा है, मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ से B और ये L, ये BL अपने को क्या दी हुई है, बजट रेखा दी हुई है। कहने का मतलब इस बजट रेखा के ऊपर का कोई भी संयोग, बजट रेखा ये जो BL है इसके ऊपर का कोई भी संयोग, यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी अगर संयोग अपने पास होगा तो वो उपभोक्ता नहीं खरीद सकता। क्योंकि बजट रेखा अपने को बजट रेखा में क्या पता होता है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जहां उपभोक्ता दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पे उसे खरीदने का सामर्थ्य रखता हो। अब अगर इस बजट रेखा BL के ऊपर कोई भी संयोग अपने को है, प्राप्त है, तो उसमें उपभोक्ता उसको क्या नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। अर्थात इस डायग्राम में अपन ध्यान से देखें तो अपने को स्पष्ट दिखाई देगा कि जो IC4 और IC5 उदासीनता वक्र हैं, ठीक है, इन उदासीनता वक्रों पे उपभोक्ता कभी भी संतुलन में नहीं होगा क्योंकि ये उदासीनता वक्र बजट रेखा के बाहर है, उसके बजट क्षेत्र से क्या है, बाहर है। अर्थात इन उदासीनता वक्रों को वो प्राप्ति नहीं कर सकता, वो खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के ऐसे संयोगों को वो खरीद नहीं सकता, उसके पास इतनी आय नहीं है। क्लियर है। अब बात करते हैं बजट रेखा और उसके नीचे का क्षेत्र, जिसे अपन बजट क्षेत्र कहते हैं।
अब बजट रेखा जो है, यहाँ मैंने बी दिखाया था, BL, बजट रेखा BL जो है और उसके जो नीचे का क्षेत्र है उसको उपभोक्ता क्या करते हैं, खरीद सकता है। अब देखना, ये जो IC1, IC2 और IC3 उदासीनता वक्र, जो नीचे वाले उदासीनता वक्र हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। तो IC1 उदासीनता वक्र बजट रेखा को दो बिंदु पे काट रहा है, R और H पे, क्लियर है। IC2 उदासीनता वक्र बजट रेखा को S और T पे काट रहा है, दिख रहा है अपने को। और IC3 उदासीनता वक्र जो है वो बजट रेखा को Q बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, क्लियर है। अब अपने को पता है कि जो ये R, S, Q, T और H, ये जो सब संयोग है ये कहाँ है, बजट रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो इन सभी संयोगों को उपभोक्ता क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अब अपने को बात करनी है कि इन संयोगों में से कौन सा संयोग उपभोक्ता खरीदेगा, ठीक है। अपने पास 5 संयोग आ गए, R, S, Q, T, H। अब अपन बात करें, सबसे पहले बात करेंगे R और H की। ये जो R और H की अपन बात करें, ये जो R है और ये H है, ये कौन सी उदासीनता वक्र पे है, IC1 पे है, ठीक है। IC1 उदासीनता वक्र की तुलना में IC2 ऊपर है थोड़ा, और उसकी तुलना में IC3 और ऊपर है। और ये अपन ने पढ़ा है कि ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, क्लियर। अब जैसे ही R और H का को भी वो खरीद सकता है, और S और T को भी वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है, क्लियर है। लेकिन S और जो T बिंदु है वो IC2 पर है, और R और H जो बिंदु है वो IC1 पे है। तो ज़्यादा संतुष्टि कहाँ प्राप्त हो रही है, IC2 पे, उच्च उदासीनता वक्र पे। तो वो R और H की तुलना में किसको खरीदना पसंद करेगा, S और T संयोग को खरीदना पसंद करेगा, क्लियर है। अब देखा, S और T कौन से संयोग पे है, IC2 उदासीनता वक्र पे है। अब बात करते हैं IC3 पे। तो IC2 की तुलना में IC3 ऊंचा है, अर्थात IC3 पे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। IC3 पे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए जो Q संयोग है जो IC3 पे स्थित है उसको S और T की तुलना में क्या पसंद करेगा, ज़्यादा पसंद करेगा, क्लियर है यहाँ तक। देखो इसका थोड़ा डिटेल, एक दिया हुआ अनधिमान वक्र और बजट रेखा से उपभोक्ता संतुलन अपन ज्ञात कर सकते हैं। 5 उदासीनता वक्र IC1 से IC5 बने हुए हैं, एक बजट रेखा BL बनी हुई है। बजट रेखा अनधिमान वक्रों को R, S, Q, T, H बिंदु पे काट रही है, ये अपन ने बता दिया। R व H उदासीनता वक्र IC1 पे है, S और T IC2 पे है, और Q जो है वो IC3 पे है। IC3 ऊंचे ऊंचे उदासीनता वक्र है, सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र तो IC5 है, परंतु इतना तो वो खरीद ही नहीं सकता, IC4 और IC5 पे तो वो जा ही नहीं सकता, उसके बजट से बाहर है वो। तो तीसरा जो IC3 वक्र है वो IC1 और IC2 की तुलना में क्या है, ऊपर है। तो उस जो उपभोक्ता संतुलन में होगा वो कौन सी बिंदु पे होगा, Q बिंदु पे होगा। अब उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें होती है, एक तो पर्याप्त शर्त और एक आवश्यक शर्त। तो उसकी पर्याप्त शर्त क्या है और आवश्यक शर्त क्या है, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब Q बिंदु पर अगर संतुलन में होगा तो अक्ष वस्तु की तो वो कितनी मात्रा खरीदेगा, OM मात्रा खरीदेगा, और Y वस्तु की ON मात्रा का खरीदने की सामर्थ्य रखेगा या वो खरीदेगा। अब संतुलन के लिए दो इम्पोर्टेंट शर्तें हैं जो वैसे अपने चर्चा कर ली है। पहली शर्त क्या है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, तो देखना है इस डायग्राम में जो ये Q बिंदु है, यहाँ बजट रेखा क्या हो रही है, उदासीनता वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। मैं यहाँ एक अलग से वक्र बना लेता हूँ जो अपने को दिखाएगा, ये अक्ष वस्तु का वाई वस्तु, ये एक बजट रेखा दी हुई है। अब ये जो IC3 है, वहाँ जो IC3 था उसको मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। यहाँ इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। अतः आवश्यक शर्त क्या होगी, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती हो। और इसकी जो पर्याप्त शर्त होगी, तो जिस बिंदु पर वो स्पर्श करती है वहाँ उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसा होना चाहिए,
उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें होती है, एक तो आवश्यक शर्त और एक पर्याप्त शर्त। आवश्यक शर्त क्या होती है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को क्या होनी चाहिए, टच करनी चाहिए। क्लियर। और पर्याप्त शर्त क्या है कि जिस बिंदु पे वो टच कर रही है वहाँ उदासीनता वक्र जो है वो उन्नतोदर होना चाहिए। ठीक है, अब अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले है आवश्यक शर्त, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। क्लियर है, स्पर्श कर रही है, इसका मतलब दोनों का ढाल क्या होगा, समान। कि बजट रेखा का ढाल जो है वो उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर होगा। और उदासीनता वक्र का ढाल अपन ने क्या पढ़ा था, MRS। ठीक है, एक्स वाई जो किसके बराबर होता है, MUX बट्टा MUY के। ठीक, और बजट रेखा का ढाल अपन ने क्या पढ़ा था, PX बट्टा PY। ये अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। अब दोनों का ढाल बराबर है, अर्थात MUX अपॉन MUY बराबर होगा PX अपॉन PY के। अब अपन अगर MUX अपॉन PX लिखते हैं तो भी एक ही बात है, MUY अपॉन PY। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसा अपन ने जब समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा था तब अपने पास यही समीकरण प्राप्त हुआ था। तो यही क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम है। तो अतः हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण तथा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता अधिकतमीकरण जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है कि उसकी क्या प्राप्त करते हैं, समान शर्तें प्राप्त करते हैं। क्लियर है। अब पर्याप्त शर्त क्या है, मैंने बता दिया, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन बात करें तो वस्तु अक्ष के वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर संतुलन के बिंदु पर क्या होनी चाहिए, हमेशा घटती हुई होनी चाहिए। क्योंकि जब अपन ने पिछले वीडियो में देखा था ये MRS घटती हुई होती है, इसीलिए जो उदासीनता वक्र है वो क्या होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। क्लियर है। अब अपन देखते हैं, अगर जो दूसरी शर्त है, जो पर्याप्त शर्त है, अब इसमें एक डायग्राम बनाया है मैंने, एक्स वस्तु को दर्शाया है, इधर वाई वस्तु को दर्शाया है। ये दो उदासीनता वक्र बनाए गए हैं, ये ई बिंदु पे टच हो रहा है, ये एफ बिंदु पे टच हो रहा है। अब देखना, ई व एफ दोनों ही बिंदु पे उदासीनता वक्र तरफ बजट रेखा आपस में स्पर्श कर रही है। देख लो आप, ई बिंदु है उसमें जो बजट रेखा है ए बी उसको टच कर रहा है, एफ बिंदु है वहाँ भी बजट रेखा ए बी को टच कर रहा है, परंतु संतुलन में कहाँ होगा, ई बिंदु पे संतुलन में होगा, ना कि एफ पे। क्यों, क्योंकि ई बिंदु पे उदासीनता वक्र कैसा है, मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स या उन्नतोदर है, जबकि एफ बिंदु पे उदासीनता वक्र कैसा है, मूल बिंदु के प्रति नतोदर। आप देख सकते हो यहाँ नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये दोनों आवश्यक और पर्याप्त शर्त होती हैं। अब अपन ने इस पूरे वीडियो में पढ़ा है बजट समीकरण, बजट रेखा में विवर्तन किस प्रकार होता है, फिर उपभोक्ता का जो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो उपभोक्ता किस प्रकार प्राप्त करता है। थैंक यू।